हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर और मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अंतर्गत इसके पहले हम भारत आकार और स्थिति को पढ़ चुके हैं। मतलब हम ये जानने की कोशिश किए थे कि भारत विश्व के नक्शे पर कहाँ पर स्थित है और उसके लिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्थल आकृतियों के बारे में और अपवाह तंत्र के बारे में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जलवायु। और आपको ये बता दें कि पूरे भूगोल में बाकी सारे अध्यायों को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो इसके बावजूद भी ये जो जलवायु वाला अध्याय है ना, ये सारे अध्यायों पर भारी पड़ने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, अवधारणा वाली हैं। यदि इस अध्याय के कंटेंट को आपने शुरू से आखिरी तक बराबर नहीं देखा तो ये मान के चलिए कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको जलवायु पाठ के अंतर्गत समझना है कि भारत में वर्षा क्यों होती है, भारत में गर्मी क्यों पड़ती है, भारत में ठंडी क्यों पड़ती है, तो आपको जलवायु अध्याय के सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से समझना होगा। चलिए हम आज उसी जलवायु अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं और परिचय के रूप में ये पहला वीडियो आपके सामने है। चलिए हम देखते हैं। जलवायु, इसका पहला भाग हम आज यहाँ पर लेकर आए आपके लिए परिचय के रूप में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले 2 अध्यायों में आपने अपने देश के बारे में, स्थलाकृतियों और अपवाह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। स्थलाकृतियों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था क्या क्या, ये चीज़ें देखी थी। हिमालय पर्वत यहाँ पर स्थित है, ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है उसी सीरीज में यह यहाँ पर स्थित है और यहाँ तक आता है ये नामचा बरुआ पर्वत तक। और इसके बाद हमने उत्तरी मैदान को देखा, फिर हमने मरुस्थल देखा, प्रायद्वीपीय पठार देखे, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह देखा। और इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, अपवाह के बारे में। अपवाह मतलब नदी तंत्र के बारे में कि किस तरह से हिमालय से निकलने वाली नदियों का क्या व्यवहार है, क्या सहायक नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का क्या व्यवहार है और कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, कहाँ पर उनका मुहाना है। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। तो आपको ये बता दें कि यदि किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझना है तो 3 मूल तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 मूल तत्व होते हैं, जिनमें 2 तत्व तो यही हैं, एक स्थलाकृति और एक अपवाह। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं और आपकी समझ में भी आ चुका होगा। झीलों का क्या महत्व है देश की अर्थव्यवस्था में, नदियों का क्या महत्व है, ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम प्राकृतिक पर्यावरण के तीसरे मूल तत्व वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देश की वायुमंडलीय अवस्था कैसी है, इसका अध्ययन अगर हमको करना है तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी। दिसंबर का महीना है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर के बाद ही लगभग दीपावली के बाद स्टार्ट हो जाता है ये ठंड का मौसम। तो हम उसमें ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। देखिए, अगर अपन कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को लेकर के जिज्ञासु होना आवश्यक है। आपके अंदर जितनी जिज्ञासाएं होंगी, जितने क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में उठेंगे, आप उतने ही अच्छे स्टूडेंट होंगे और उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएंगे। अभी भी जैसे मैं टीचर हूँ, इसके बावजूद आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बावजूद भी अभी भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन रेज होते हैं और मैं प्रयास करता हूँ कि इनके उत्तर मुझे मिल सकें। और आपसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए ताकि हम उनका समाधान कर सकें। तो चलिए वापस लौटते हैं। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्यों, या मई का महीना गर्म और बहुत असुविधाजनक, उमस भरा क्यों होता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो जून 15 के बाद जुलाई अगस्त का महीना जो है वो भारी बारिश वाला होता है। क्या आपने कभी इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश की है? डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर ठंड पड़ती है दिसंबर में इसलिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मी पड़ती है मई में इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, असुविधा महसूस करते हैं, और जुलाई में भरपूर बारिश होने लगती है तो सवाल ही नहीं उठता, बारिश होती है इसलिए परेशान होते हैं। लेकिन बारिश होती क्यों है, ठंड पड़ती क्यों है, गर्मी कैसे आती है, इसके बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको ये जो चैप्टर मैं आरंभ कर रहा हूँ, भारत की जलवायु, इसका अध्ययन कर लेंगे आप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये ऊनी वस्त्र क्यों पहने जाते हैं, गर्मी में हम हैरान परेशान क्यों होते हैं, जून जुलाई में बारिश क्यों होती है, मानसून क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे।
तो चलिए, आप समझने की अगर इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को हम अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जल और दूसरा वायु। जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा। मतलब किसी देश की हवा पानी कैसी है, इसको हमको चेक करना है। तो एक विशाल क्षेत्र की हम बात करते हैं। ये नक्शे में आपको दिख रहा है विशाल क्षेत्र, जिसमें आपको भारत भी दिख रहा है, श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत का पठार, चीन, रूस, यूरोपीय देश पूरा दिख रहा है, बर्फीला भाग ये ऊपर का। इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी दिख रहा है, जापान भी इधर दिख रहा है। इस तरफ अपन आते हैं तो ये अरेबियन कंट्रीज़ दिखती हैं। मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग है। विशेषकर अगर हम नक्शे को देखते हैं तब हमको ये लगता है कि बहुत बड़ा भूभाग है। इस विशाल भूभाग में यदि बहुत लंबे समय तक, लगभग 30 वर्ष से अधिक की अवधि तक, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े भूभाग पर, एक विशाल क्षेत्र में बहुत लंबी अवधि, यानी लंबी अवधि कितनी, 30 वर्ष तक, 1 to 30, 30 साल तक मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। मतलब मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम और जलवायु के तत्व एक जैसे होते हैं। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। इसके बावजूद भी इनमें अंतर ये होता है कि मौसम जो है वो शॉर्ट टर्म का होता है, 1-2 दिन में मौसम बदल जाता है। जलवायु लंबी अवधि के लिए होती है। इसको इस तरह समझ सकते हैं हम। मौसम की अवस्था और मौसम की विविधताओं को यदि हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उनको हम 30 साल की लंबी अवधि तक उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है ना। तो अगर आपकी परीक्षा में आता है कि जलवायु किसे कहते हैं, तो मौसम की अवस्था और मौसम की विविधता को जोड़ने के बाद उसका अध्ययन हम 30 वर्ष की लंबी अवधि तक करते हैं, तब ये कहलाती है जलवायु। अब आगे बढ़ते हैं हम कि आपने ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में कई बार बदलती है। सवेरे हम सो के उठे तो बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश होने के बाद में जब हम खाना वाना खा के नहा धो के फुर्सत हुए स्कूल पहुँचे, पहला पीरियड लगा ही था कि अचानक बादलों के बीच में से सूरज झांकते हुए हमको देखने लगा। हम तो ये सोच रहे थे कि आज की छुट्टी हो जाएगी बारिश होगी तो, लेकिन सूरज ने सारा मूड खराब कर दिया और प्रकट हो गया। तो ये हो गया मौसम, एक दिन में ही अलग अलग फॉर्मेट में आ गया। सुबह बारिश पड़ी, दोपहर में गर्मी हो गई, हो सकता है शाम को फिर बारिश पड़ जाए और रात में ठंड पड़ जाए। तो ये मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था जो है वह एक समान बनी रहती है। जैसे दिन यदि गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान में बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। लेकिन महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत ऋतु या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। अब आपके पास ये कुछ बड़े कड़े शब्द आ गए। देखो, यहाँ पर एक शब्द आया है आर्द्र। आर्द्र यानी नम, वातावरण में अगर नमी है तो वो आर्द्र कहलाता है। शुष्क यानी सूखा। ये सारी चीज़ें हैं। तो गर्मी के दिनों में भी हम देखते हैं कि गर्मी कब से स्टार्ट हो जाती है, मई जून में आती है, लेकिन बीच बीच में बारिश भी हो जाती है। ठंड के दिनों में भी कई बार धूप तेज हो जाती है। बारिश के दिनों में भी ज़रूरी नहीं है कि बारिश शुरू हो गई तो नॉन स्टॉप बारिश होती ही रहेगी, बारिश बंद भी हो जाती है। लेकिन 4 महीने हमारे बारिश के, 4 महीने गर्मी के, 4 महीने शीत के, ये कहलाता है वायुमंडलीय अवस्था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विश्व को अनेक जलवायु भागों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, और अगर ऐसी जलवायु है तो वह क्यों है? इस संबंध में हम आज इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये विश्व का नक्शा आपको दिख रहा है। यहाँ पर इस विश्व का नक्शे को देखकर लगता है कि देखो, ये वाइट जो दिख रहा है एरिया, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, यहाँ पे गर्मी की स्थिति है। बीच में और थोड़ा सा ये भारत का नक्शा दिख रहा है आपको, ये इंडिया का। यहाँ पे इंडिया से थोड़ा नीचे हम यहाँ पे आते हैं, ये विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। 0 अंश अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं। भारत के सेंटर से मकर रेखा गुजरती है यहाँ से, इस तरह से। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जब सूरज की रोशनी कैसे पड़ रही है पूरी दुनिया में, कि ये तो आपको मालूम है ना कि पृथ्वी पर जो भी लाइट पड़ती है वो कहाँ से आती है? सूरज से, और सूरज के कारण ही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होती हैं। और इसी तरह से विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है।
ये जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। ये देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। भूमध्य रेखा कहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा, ये सेंटर में आपको दिख रही है, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। ये भूमध्य रेखा 10 अंश से 10 अंश तक, यानी 10 अंश दक्षिण तक, यहाँ से 10 अंश से 10 अंश दक्षिण तक। फिर आ जाता है सवाना सूडान जलवायु, मतलब ये ऐसे 10-10 अंश का एरिया बढ़ता जाता है, 20, 23, 25 इस तरह से 10-10 डिग्री बढ़ती जाती है। और ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इस तरह का वायुमंडलीय प्रदेश, इस तरह के जलवायु प्रदेशों का विभाजन हो जाता है। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, लेकिन ये सामान्य जानकारी के लिए आपको दिखाया मैंने। कोर्स में जो चीज़ है उसके लिए अगर हम बात करें तो क्या आप जानते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। क्या आप जानते हैं कि जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द है मौसम, उस शब्द से हुई है। और उस मौसम का अर्थ होता है मौसम, अर्थात मानसून का अर्थ हुआ एक वर्ष में होने वाले मौसमी परिवर्तन के संदर्भ में। मतलब एक वर्ष में वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार क्या परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं मानसून। ठीक है ना। हालांकि मानसून के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले नहीं हैं, मानसून के बारे में हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। लेकिन बीच में एक संदर्भ आ गया था, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपकी किताब में दिया हुआ ना, इस वजह से मेरे को आपको ये बीच में बताना पड़ा मानसून का अर्थ। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत की जो जलवायु है उस जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये भारत दिखाई दे रहा, कहाँ बताइए, जी हाँ, ये मानसूनी जलवायु कहलाती, जहाँ पर लिखा हुआ है उसी के नीचे भारत का ये मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में अब हम बात करते हैं एशिया की। चलिए हम एशिया का नक्शा देखते हैं। ये एशिया का नक्शा आ गया आपके सामने। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए, कोई भी नक्शा जब बनता है तो मानचित्र में सबसे ऊपर होता है उत्तर और वो नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है ये वाला भाग ये कहला रहा है दक्षिण और ये वाला भाग कहलाएगा दक्षिण पूर्व। क्लियर। तो एशिया में इस प्रकार की जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। अगर आपको ये लगता होगा कि मानसूनी जलवायु केवल भारत की विशेषता है, तो ऐसा नहीं है। एशिया के दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग की विशेषता मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे, मानसून कैसे आता है ये भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और भारत में अकेले में इस तरह की जलवायु नहीं है, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के, महाद्वीप 7 हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उस एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग की जो जलवायु है उसको बोलते हैं मानसूनी जलवायु। जनरल पैटर्न की अगर बात करें तो इंडिया में मानसूनी जलवायु है, नो डाउट। लेकिन इसके बावजूद भी जलवायुवीय अवस्था के आधार पर इसकी प्रादेशिक भिन्नताएं भी हैं। मानसूनी जलवायु है तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि पूरे देश में भरपूर पानी गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? राजस्थान सूखा रह जाता है। जब पूरे देश में भरपूर बारिश हो रही होती है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही होती है। तो ये भी कारण है। तो जनरल पैटर्न में तो एक रूपता है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बर्फ़ गिरती है, दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति है ही नहीं, बर्फ़ गिरने की वहाँ सवाल ही नहीं उठता चूँकि समुद्र किनारे है। तो ये प्रादेशिक भिन्नताएं भी हैं। तो ये प्रादेशिक भिन्नताएं क्यों हैं? इसके लिए हम सबसे 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक है तापमान और एक है वर्षण। इसको लेकर के हम पहले देख लेते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनमें क्या अंतर होता है। तापमान का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, गर्मी, टेम्परेचर। अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो ताप मिल रहा है। और वर्षण मतलब बारिश, पानी गिरने की स्थिति। तो चलिए हम भारत में अलग अलग जगहों पर तापमान की क्या पोजीशन रहती है साल भर और पानी गिरने की, बारिश की क्या स्थिति रहती है, इसको समझते हैं। तो गर्मियों की बात करें सबसे पहले, तो गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। थार के डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी मरुस्थली क्षेत्र में। जबकि उसी समय, गर्मियों के दिन की बात कर रहा है, उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है।
और अब अगर हम थोड़ा सर्दियों में चले जाएं तो सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर का जो द्रास नाम का स्थान है, कारगिल युद्ध के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, बटालेक और द्रास जो सेक्टर हैं वहाँ पर, तो ये जो द्रास है यहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री 45 डिग्री माइनस में चला जाता है वहाँ का टेम्परेचर। सोचिए कितना, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ जमती है 0 डिग्री पे, और उससे भी 45 डिग्री नीचे वहाँ का तापमान हो जाता है। जबकि उसी ठंड में अब हम चलें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, भारत के दक्षिण में टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अब देखिए 4 स्थानों पर एक ही ऋतुओं में अलग अलग स्थिति। गर्मी के दिनों में जहाँ राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर था, वहीं जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री। सर्दी के दिनों में जहाँ द्रास में, जम्मू कश्मीर का ही एक स्थान है ये, वहाँ पर -45 डिग्री रात में, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना अंतर है, जबकि जलवायु मानसूनी है। अब हम तापमान की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में भी बहुत अंतर होता है? जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि रात में यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। अब फिर यहाँ पर एक मज़ेदार बात आई कि कहने को तो हम लोग कह रहे हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, लेकिन इसके आधार पर हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर मानसूनी जलवायु है तो भारत में एक सिरे से लेकर दक्षिण से लेकर जितना भारत का नक्शा हमको ऊपर तक दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली जनरल पैटर्न में मानसूनी वर्षा होती होगी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये प्रादेशिक भिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? हमने पाठ का आरंभ किया था, तब हमने बात की थी क्या, प्राकृतिक पर्यावरण के 3 मूल तत्व होते हैं। पहला होता है स्थलाकृति, दूसरा होता है अपवाह और तीसरा होता है वायुमंडलीय अवस्था। अब यहाँ पर तीसरा वायुमंडलीय अवस्था है, लेकिन स्थल आकृतियाँ भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो ये स्थल आकृतियों के कारण इनके अलग अलग जगहों पर तापमान का अंतर आता है। अब जैसे हमने आपको बताया कि तिरुवनंतपुरम, द्रास, पहलगाम और राजस्थान का टेम्परेचर। अब यदि हम राजस्थान के उसी जगह की बात करें तो दिन में जहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, और जब रात होती है ना तो वही रेत के धोरे जब ठंडे होने लगते हैं तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान डाउन हो जाता है। जबकि दक्षिण भारत के शहरों में दिन और रात के तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अभी केवल जानकारी रख लीजिए आप ये चीज़, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कारण क्या है कि एक जगह टेम्परेचर कम, एक जगह ज़्यादा, दिन में ज़्यादा रात में कम, कहीं कहीं दिन में बराबर है। तो ये भी जानकारी में आप नोट कर लीजिए, ऐसा क्यों होता है। जब ये पार्ट को हम एंड करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, तब आप खुद इसके जवाब देने लगेंगे। शर्त यही है कि वीडियोस को पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्षण की तरफ ध्यान देते हैं कि वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। शब्द बड़े कठिन कठिन लगते हैं, लेकिन अगर इसको सरल भाषा में आप समझो कि पानी गिरने पर भी ध्यान दो, बारिश पर भी ध्यान दो, तो बारिश के रूप मतलब कम या ज़्यादा, फुहार के रूप में नहीं, ऋतुओं में भी नहीं, ठंड गर्मी बरसात की भी नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वर्षा होती है। जैसे हिमालय के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर समय हिम वर्षा होती रहती है, हिमपात होता रहता है, जबकि शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता रहता है। अब वार्षिक वर्षण मतलब जो साल भर में जो पानी गिरता है, बारिश होती है, उसमें भी अंतर है। उसमें कैसा अंतर है? मेघालय में यह 400 सेंटीमीटर और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, ये लद्दाख है, ये पश्चिमी राजस्थान, मैप की स्टडी जरूर किया कीजिएगा, जब भी आप पढ़ें नक्शा साथ में रख लो। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पूरा भारत मानसूनी जलवायु के पैटर्न पर निर्भर देश है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रादेशिक भिन्नता है। मेघालय में जो बारिश हो रही है वो कितनी हो रही है? 400 सेंटीमीटर। मेघालय में बारिश हो रही है 400 सेंटीमीटर, जबकि पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में केवल 10 सेंटीमीटर रह जाती है। देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। मानसून आने का टाइम यही होता है, मानसून जून में एंट्री करता है और सितंबर तक बारिश करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तमिलनाडु पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। पूरे देश में जब पानी गिर रहा होता है तब तमिलनाडु का कोरोमंडल तट सूखा रहता है
और जब पूरे देश में बारिश खत्म हो जाती है सितंबर में, तब तमिलनाडु वाला क्षेत्र जागता है, बोले हाँ भैया आने दो पानी अब। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर वो पानी वाली पनिहारिन तमिलनाडु में पानी क्यों नहीं गिराती जब पूरे देश में पानी गिराती है? तो ये सारी चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे करके समझेंगे। अभी केवल आपको ये जान लीजिए कि ऐसा ऐसा इस देश में पैटर्न है, ठीक है ना। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। मतलब जो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र होते हैं, ये आपको दिख रहा होंगे, ये जो तटीय प्रदेश लिखा हुआ ना, ये तटीय प्रदेश, और ये जो तटीय प्रदेश है, सामान्य रूप से यहाँ पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, तापांतर है, वो कम होता है। जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। ये आपके तटीय प्रदेश हैं। इन तटीय प्रदेशों में तापमान की बात करें, टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर दिन में और रात में लगभग एक जैसा रहता है। यह होगी तापमान की बात। अब हम बारिश की बात करें तो उत्तर के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको पूर्व लिखा दिख रहा है, जब पूर्व से पश्चिम की ओर हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं, ये तीर के निशान के हिसाब से पश्चिम की तरफ, तो बारिश की मात्रा कम होती जाती है। कोलकाता में बारिश मान लो ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा हुई, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पटना में कम होगी, इलाहाबाद में और कम होगी, कानपुर में और कम होगी, दिल्ली में और कम होगी, जोधपुर में पानी नहीं बचेगा उसके मटके में, पनिहारिन बाई के, मानसूनी बाई जो पनिहारिन है उसके मटके में पानी नहीं बचेगा, जोधपुर तक पहुँचते पहुँचते तो वहाँ घट जाएगी। और इसकी वजह से जो बारिश घटती है या मौसम बदलता है, उसके आधार पर इन क्षेत्रों का भोजन, खान पीन, वस्त्र इत्यादि में भी अंतर दिखाई देता है। ये देखिए आप कि पश्चिम बंगाल का पहनावा कुछ अलग दिखेगा आपको, इसके बाद बिहार का कुछ अलग दिखेगा, उत्तराखंड का अलग दिखेगा, पंजाब का अलग दिखेगा। ये खान पीन में भी अंतर दिखता है हमको, ये सारी चीज़ों में। ये मौसम के कारण होता है, ठीक है ना, जलवायु के कारण होता है। तो इस तरह से हमने इस अध्याय में जानकारी ली, डू यू नो वाली जानकारी, मतलब क्या आप जानते हैं, क्या हम जानते हैं, सिर्फ इतनी चीज़ों को समझा। क्या हम जानते हैं कि हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं दिसंबर में? क्या हम जानते हैं कि मई में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, बारिश क्यों होती है? और इसके पहले जब हमने पाठ शुरू किया था तो क्या बताया था कि भारत के या किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण को अगर हमको समझना है तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला स्थलाकृति, दूसरा अपवाह और तीसरा वायुमंडलीय अवस्था। स्थलाकृतियों को हम पढ़ चुके हैं, हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह। इसके बाद अपवाह तंत्र में हमने हिमालय की 3 नदियों को पढ़ा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हम नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को पढ़े, झील और नदियों के बारे में जाना। आज हम पढ़ रहे हैं जलवायु के बारे में, हवा पानी कैसी होती है इसके बारे में। और जानते हुए हम ये जान रहे थे, पढ़ते पढ़ते हम पढ़े तो हम ये पढ़े कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। फिर हमने पड़ताल की कि क्या पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ही है जिसकी जलवायु मानसूनी है? तो हमारी किताब ने हमको ये बताया कि नहीं नहीं नहीं, एशिया महाद्वीप में जब आप जाते हो तो एशिया का दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग ये भी मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। अब फिर हम आगे बढ़े तो हमको ये बताया गया कि मानसूनी जलवायु होते हुए भी भारत में मानसून का प्रभाव सब जगह नहीं होता भैया। क्यों नहीं होता? अब आप सोचिए कि समुद्र में से पानी लेकर पनिहारिन बाई आगे आगे बढ़ी, फुल पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी कहाँ कहाँ गिराएगी और कहाँ कहाँ नहीं गिराएगी, ये प्रादेशिक भिन्नताओं पर निर्भर करेगी, स्थलाकृतियों पर निर्भर करेगी। यही हमने देखा कि टेम्परेचर राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पानी गिरेगा क्या? भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, रेगिस्तान है, पानी नहीं गिरता, इसलिए तो ज़्यादा है। फिर आगे बढ़े हम तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जब राजस्थान में 50 डिग्री था तब पहलगाम में 20 डिग्री टेम्परेचर। सर्दी के दिन में पहुँचे हम तो द्रास में -45 डिग्री टेम्परेचर आया, तो इधर केरल में पहुँच गए हम, बेंगलोर तरफ 22 डिग्री टेम्परेचर रह गया। एक ही देश भारत और इतना अंतर क्यों? यही हमको पढ़ना है, लेकिन पहले समझना तो पड़ेगा ना कि ये है क्या चीज़। बारिश मेघालय में 400 सेंटीमीटर पानी गिर रहा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में लद्दाख में बर्फ़ पड़ती है, रेगिस्तान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, बारिश 10 सेंटीमीटर मात्र। आखिर ये क्यों? यही सारी चीज़ें हम इस अध्याय में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम समझते जाएंगे। और ये जो बारिश का अंतर है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि मेघालय में कितना पानी गिरता है 400 सेंटीमीटर, पश्चिमी राजस्थान लद्दाख तरफ ऊपर 10 सेंटीमीटर।
तो इसी समझ में आता है कि जो पूर्वी क्षेत्र है, जब उससे हम पश्चिमी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बारिश की मात्रा घटती जाती है। इसलिए घटती जाती है क्योंकि मानसून की जो देवी हैं, मानसून की जो हवाएं हैं, उसको आप कल्पना कर लो कि वो मानसून की हवाएं नहीं हैं। एक पनिहारिन है, पानी का मटका लेकर चल रही है, जिसमें समुद्र का पानी भर गया है, आर्द्र हो गया, नम हो गया है। अब वो मटका लेके आगे बढ़ रही है, तो जो पहला स्थान पड़ा वहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी चला गया, अब थोड़ा बचा, फिर आगे गया। जैसे कलकत्ता पूर्वी क्षेत्र में हो गया, कलकत्ता में पानी उड़ेल दिया बाई ने। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, अब पटना आ गया, तो अब मटके में देखा कि अरे कम बचा है, तो फिर थोड़ा सा कम डाला। अब मटके में पानी और कम हो गया, पटना से इलाहाबाद गए तो और कम गिरेगा, दिल्ली गए, कानपुर गए और कम गिरेगा, दिल्ली में जितना बचा उन्होंने कहा अब ले दिल्ली तो पूरा ले ले। जोधपुर वाला खड़ा होकर देख रहा है कि भैया हमें पानी, तो पनिहारिन बाई बोली अब तो हमारे मटके में पानी नहीं बचा। यही होता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे आगे आने वाले अध्यायों में। आज आपने जलवायु का यह परिचय समझा, जाना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो रहेगा जलवायुवी अवस्था के बारे में, उसको देखना न भूलें। और हाँ, जलवायु वाले अध्यायों को तो किसी भी स्थिति में आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया तो भूगोल में मास्टर हो गए, समझ लो, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर के वीडियोस। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ये करते रहिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन वीडियोस की अच्छाई पहुंचती रहे। हाँ, बुरे लगे तो मेरे को जरूर बताइए कि सर बहुत बुरा वीडियो था, दूसरा बनाओ इसको, तो अपन चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर अच्छा लगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए आप लोग देखिए ई क्लासेस बाय मनीष सर का ये वीडियो, और मैं चलता हूँ अगले कंटेंट को बनाने के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।